गाती थी जिस होटल मानो में। तू हाँ हाँ उसका बिल्कुल, बड़ा मशहूर उस है। होटल में गाती थी। खानम हाँ गोगो। रामतीन होटल था उसका नाम। हाँ। रामतीन होटल में मैं ठहरा था वहाँ तेहरान में। वली असर एक जगह है उनकी, उस पे है ये। तो ये तो मेरे वो बड़ी हसीन औरत थी, हाँ बहुत हसीन तो औरत। मुझे जो उसकी क्वालिटी उस होटल की बताई गई कि जी इसमें मैडम का गोश्त गाती थी। من آمدم عشق فریاد کند من آمدم که ناز بنیاد کند من آمدم وای तो परवेज भाई फिल्में देखने का शौक रहा? बड़ा फिल्म बीन फिल्म बीन, हाँ। ये उस आवारगी के ज़माने से? नहीं, ये तो बचपन से। अच्छा। हाँ मेरे वालिद साहब ने एक दफ़ा ठेका ले लिया वहाँ सिनेमे का, अच्छा। है नी, 6 महीने के लिए। तो वो फिर हमें फिल्में, एक तो मुझे शौक था फिल्में में, जब मुखड़ा रिलीज़ हुई संतोष कुमार असबिया की, हाँ, तो उस वक़्त से शौक उसका एक था। गाना भी बड़ा मशहूर हाँ हुआ। दिला ठहर जा यार दा नज़ारा यार, नैन। मैं चली अपने घर। तुम के सूरत नहीं जा सकती। क्यों जा क्यों नहीं सकती? जे तू गई हो तो मैं तेरे पीछे पूत पा देगा। मैं आज पूदा शतूत बना देंगी। मैं चली हूँ। दिला ठहर जा यार दा नजारा लैण दे दिला ठहर जा यार दा नजारा लैण दे कोई प्यार वाली सज्जणा नू गल कहण दे आज असबिया खान मेरी फेसबुक में शामिल है। है? हाँ वो तो कनाडा में है। हाँ हाँ बढ़ गया, मतलब वो जिनके हम शहदाई थे वो लोग अब मतलब फेसबुक पे आ गए। कौन कौन सी फिल्में आपको, अच्छा कौन से आपको एक्टर्स कौन से अच्छे लगते थे? एक्टर पहले तो मुझे मौका ही ना मिला, जो काम की फिल्में उस वक्त निकल गई। मसलन एक दिलीप कुमार की फिल्म आम थी, है जी, वो निकल गई, मैं ना देख सका। फिर उड़न खटोला उसकी आई, वो ना देख सका। पाकिस्तानी अदाकारों में मुझे मोहम्मद अली बहुत पसंद थे। अच्छा। हाँ उसकी फिल्में मुझे इंसान और आदमी बहुत पसंद आई थी जी। बहुत अच्छा अदाकार था। हाँ बहुत ही अच्छा और लगा। डायलॉग डिलीवरी बड़ी अच्छी थी, कमाल की थी। हाँ और ड्रामा बड़ा अच्छा बोलता हाँ था वो, बिल्कुल बिल्कुल। मरहूम। मुझे मेरी जिंदगी के 12 साल वापस दो, मुझे मेरी जवानी लुटा दो, मुझे मेरी आरज़ुएं और मेरी तमन्नाएं वापस कर दो। आज मैं देखता हूँ कि इंसाफ और कानून में कितनी जान है। इंसाफ और कानून को पुकार रहा हूँ, इंसाफ और कानून मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते, मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं सुनते? बिल्कुल बिल्कुल। देखें कैसे वैसे अभी आपने बातों में वो सादिक हाँ। का जिक्र किया, जी जी जो कि वहाँ बेचारगी के आलम में, जी जी। और अभी आप मोहम्मद अली का जिक्र कर रहे हैं, वो मियाँ मीर साहब के पहलू में दफन। जी जी, वहाद उस बंदे को इजाज़त मिली है मियाँ मीर साहब के पहलू में दफन नसीब में। की बात, बिल्कुल नसीब की बात। जी, उसने मतलब ख्वाहिश करके वहाँ अपना दफन होना पसंद किया है। तो सैयद मोहम्मद अली। हाँ बिल्कुल, ये ज़ैड बुखारी के शागिर्दों में से थे। जी। हमजा भी ज़ैड बुखारी के शागिर्दों में था और मोहम्मद अली भी ज़ैड तो कुछ आपकी मुलाकातें शोबिज़ के लोगों से रहीं? शोबिज़ के लोगों से काफ़ी मुलाकातें। हाँ, ये काज़म पाशा मेरा हमसाया था। हाँ नहीं, मैं एक्टरों की एक्टरों की इनकी बात हाँ,
एक तो मेरा क्लास फेलो ही मतलब एक्टर बना हुआ है महमूद, एक महमूद अख्तर। हाँ महमूद अख्तर हाँ। हैं जी। और शहरयार जैदी जो मुझसे हेली कॉलेज में एक साल जूनियर थे, और हमारे एक फंक्शन में उन्होंने बहुत खूबसूरत सीटी पे गाना सुनाया था। ज़िंदगी के साल गुजरते गए, मेरी मुलाजमत के आखिरी सालों में उनसे जाके फिर मुलाकात हुई और फिर काफ़ी मुलाकातें जारी रहीं। मुझे उनके बेटे की शादी में ना जाने का भी बड़ा अफसोस है। उन दिनों हम मियाँ बीवी अलीर थे हैं जी। और ये सबसे जब ड्रामा कराया था तो इन सबसे मुलाकातें, हाँ। 1.5 महीना मेरे घर पे रहे थे ये सारे। हाँ, आपने बताया ना अली एजाज और नन्ना हाँ। और वो अपना खालिद खालिद वासडार, वासडार, हाँ, एक अनवर अली ये यहाँ होता था अदाकार, अनवर अली, वो भी उसी हाँ, ग्रुप में और था। सुंबल और और तलत, वो तलत, हाँ इकबाल। हाँ हाँ। तो कोई कौन सी फिल्म बहुत अच्छी लगी आपने तो बीच में हॉलीवुड की फिल्मों का भी जिक्र किया। हाँ, अब देखें वो क्या कमाल की फिल्म थी, वो हंचबैक ऑफ नॉटरडम। हाँ हाँ। और इसी तरह आपने इरमा लाडूस का जिक्र किया, वो 12 लॉर्ड शर्ले मैकलैन की। एक वक्त था कि यानी इंडिया पाकिस्तान तो अपनी जगह रह गए, लेकिन हॉलीवुड क्लासिकल फिल्में बनाई उन्होंने। हाँ, स्पेशली वर्ल्ड वॉर के बाद जो 40s का 50s हाँ, का समर ऑफ 60s का, 42, समर ऑफ 42, हाँ, और कई फिल्में, सनफ्लावर सनफ्लावर तो नहीं मैंने देखी, अलबत्ता फ्रैंक सिनाट्रा की मैंने एक देखी थी। हाँ। क्लास की फिल्म थी उसकी। हाँ जी, वो हाँ, एक इनडिसेंट प्रपोजल मुझे बड़ी पसंद आई हाँ, थी। वो देखी आपने? उसका तस्करा बहुत सुना है जी, जिस पर इन्होंने ये ड्रामा भी बनाया हुआ है। हाँ, मेरे पास तो हाँ हाँ, मैं उसी पे उसी थीम हाँ, वही था। थीम हाँ। वही। आपका जो कराची में वक्त गुजरा है, जी जी। वो जॉब और मुलाजमत और ये चीज़ें तो अपनी जगह रही, लेकिन आपकी सोशल एक्टिविटीज़ भी बड़ी रही, और आपकी मुलाकातें और ताल्लुक़ शुअरा से भी बहुत रहा। जी जी। वो कौन कौन से नामी गिरामी लोग हैं जिनसे आपकी मुलाकातें रहीं और कोई यादें आपकी अगर हों? जी, वो कंवर महेंद्र सिंह बेदी, अच्छा, माशाल्लाह। मेरे एक दोस्त हफीज़ बहलीम, तो मेरी वालदा जो थी ना, राजपूतों की गोत उसकी वलीम कहती थी, वो बाहलीम है बेसिकली। वो Basically गोत क्या है? राजपूतों की गोत है एक बहलीम। बहलीम। हाँ, तो वो हफीज़ बहलीम जो थे ना, कराची के बड़े मशहूर आदमी थे, उनके विस्की के बॉन्डेड वेयर हाउसेस थे। अच्छा। तो उसके घर पे महफिल होती थी, उसने एक कमरा कंवर महेंद्र सिंह बेदी के लिए बनाया हुआ था। जब वो आते थे तो उस कमरे में ठहरते थे, 5 स्टार फैसिलिटी के साथ। तो वहाँ हम सब लोग इकट्ठे होते थे शाम गुजारने के लिए। उनमें साहरा काज़मी, राहत काज़मी, अनवार टाटा, कंवर महेंद्र सिंह बेदी, हफीज़ बहलीम, महमूद शाम, जावेद जब्बार, इस सब से मुलाकातें वहाँ होती थी। ये मेरा एक हल्का अहबाब था शाम को बैठने का। फिर उसमें आ जाते थे अहमद शमसी, जिनके भाई रूफ शमसी ने पहली फिल्म आईना मोहम्मद अली की बनाई थी। अच्छा। हाँ, वो अहमद शमसी मेरे दोस्त थे। फिर मेरी कराची क्लब की मेंबरशिप मैंने सन 94 में ले ली थी, तो यहाँ मेरी काफ़ी अदबी शख्सियात से मुलाकातें हुई, जिसमें बशीर बदर, अच्छा। बेकल तुसाही, मुश्ताक यूसुफी, और अल्लाह आपका भला करे, हमायत अली शायर, काफ़ी लोगों से मतलब। फिर मैं उस कराची क्लब की अदबी कमेटी का एडवाइज़र भी लग गया। अच्छा। हाँ, मतलब काफ़ी सालों से मेंबरशिप थी मेरी वहाँ की। तो इनमें सारी अदबी शख्सियात जिसको भी वहाँ कराची क्लब में बुलाते थे मुलाकातें, मैं एज ए अदबी कमेटी के एडवाइज़र मेरी मुलाकात ज़रूर होती थी। तो हमायत अली शायर की तो तस्वीर आपने देखी होगी मेरे साथ। तो बाकी जितने इंडिया से शोरा आते थे उनसे सारी सी मुलाकातें होती थी।
वो अहमद शमसी का मैंने तस्करा कर दिया। EPZ में भी कोई मुशायरा या महफिल इदारे ने कोई? हाँ, वहाँ मैंने ही वहाँ नात की महफिल मतलब करवाई, जिसमें मैंने सदीक इस्माइल अच्छा इसको बुलाया, अदीब रायपुरी को बुलाया जिसका वो मिसरा था, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। ये अदीब रायपुरी वो मेरे घर पे भी आते थे, कमर अंजम मेरे घर पे आते थे महफिल के लिए। फैज साहब से कभी मुलाकात? फैज साहब से 1984 में आखिरी मुशायरा जॉनसन एंड जॉनसन वालों ने कराया था, तो उस मुशायरे में मैं बज़ात खुद शामिल हुआ था और फैज साहब को करीब से देखा था। अहमद फराज से तो मेरी मुलाकात हुई यहाँ, वो एक घर था यहाँ कराची में, नवाब मेहदी अली ख़ान का, वहाँ आते थे, वहाँ हम भी जाते थे, तो अहमद फराज से वहाँ मुलाकात हुई। एक और वजाहत बड़ी ज़रूरी है, मोहम्मद मोहसिन, जब मैंने एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ज्वाइन किया तो वो उस वक़्त वहाँ इन्वेस्टिगेटर थे, उनसे सलाम दुआ की हद तक उस वक़्त मुलाकातें रहती थीं। फिर वो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो में ही तरक्की करते हुए डायरेक्टर एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो हो गए। वो कराची प्रेस क्लब के परमानेंट मेंबर हैं और 2 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। एक किताब है पेशा कोहकन और दूसरी किताब का नाम है आठवां आसमान। सरकारी दौरों के सिलसिले में मैं एक वजाहत कर दूं कि मेरा आखिरी सरकारी दौरा जबले अली फ्री ट्रेड ज़ोन, शारजा इंटरनेशनल फ्री ट्रेड ज़ोन और दुबई एयरपोर्ट फ्री ट्रेड ज़ोन का था, जो 2005 में मैंने किया। इसके बाद 2007 में मुझे ज़ाती दौरे पे लंदन जाने का इत्तेफाक हुआ और फिर उसके बाद 2010 में सिंगापुर और थाईलैंड दौरे पे जाने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा परवेज़ भाई, आपके जॉब के दौरान आपका वास्ता जो है यानी टेक्नोक्रेट्स के अलावा आपका सिविल सर्विस से और ब्यूरोक्रेट्स से भी रहा? जी जी। आपका तजर्बा क्या कहता है कि हमारी ये जो ब्यूरोक्रेसी है इब्तिदा में कैसी थी, अब कैसी है, कैसे लोग होते हैं इसमें, सारे के सारे बहुत अच्छे होते हैं या मतलब कुछ आपके तजर्बा क्या रहे? ब्यूरोक्रेसी में मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ काम किया। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो इस मुल्क को चलाती है, क्योंकि लिखने पढ़ने का काम वो बाबू लोग ही करते हैं, तो उन्होंने जो फीड देनी होती है वही चलती है आगे। अगर वो हाथ खींच लें तो मुल्क रुक जाता है। तो फिर ये सियासतदान क्या करते हैं? सियासतदान अनऑर्गेनाइज्ड है। ये वाहद पाकिस्तान का सेगमेंट है जो ऑर्गेनाइज नहीं है। हमारी फ़ौज सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टम है उसमें बंदा नहीं देखा जाता, उसमें सिस्टम देखे जाते हैं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में कुछ सिस्टम है, पॉलिटिकल लोग तो बिल्कुल ही बेसिस्टम है। क्या इनका सिस्टम बन सकता है? बहुत मुश्किल है। नहीं, दुनिया में और कहीं सिस्टमेटिकली चल रही है पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टी? हाँ, जहाँ बड़ी जमहूरियतें हैं वहाँ पॉलिटिकल लोग इस्टेब्लिश हो गए हैं और उन्होंने एक अपने सिस्टम डेवलप कर दिए हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट दे हैव टू वर्क, कि उन्होंने किस हद तक काम करना है। इसी तरह जो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है वो ब्यूरोक्रेट करते हैं, जो फौज का हिस्सा है वो फौज करती है। लेकिन अब हमारे यहाँ तो ये देखा जाता है ना, ये सियासतदान है, इसने 4 तकरीरें की हैं, इसने वोट लिए हैं, हाँ। आया है, हुकूमत में आ गया है, वज़ीर बन गया है, अब वजारत उसे तिजारत की मिली है, तिजारत के अलफ़बे से वाकिफ़ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दरअसल मुल्क जो है ना, ये हुआ या इंडिया हुआ, ये कबीलों की बुनियाद पे चलता है। यहाँ किसी को दिमाग से नहीं, वो कबीले ही रिप्रेजेंट करते हैं आपको असम्बलियों में। आज भी जितने मर्जी कोई फेयर इलेक्शन का कुछ भी करा ले, आएंगे वही कबीलों के लोग, वही ज़िम्मेदार आएंगे, वही लोग चलाएंगे ये मुल्क को, और पिछले सदियों से चलता आ रहा है।
कि इन्हीं लोगों ने जो छोटे तो फिर है कि सर जमहूरियत बाकी ड्रामा है, की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। राजवाड़े बना दें, नवाब हाँ, को बिठा दें, वो वैसे ही बैठे हैं। आज भी वही लोग हैं असम्बलियों में जो मुख्तलिफ हिस्सों को रिप्रेजेंट करते हैं, वही आते हैं, वही चुन के आएंगे, जो मर्जी करते रहे। तो ये क्या आवाम को किस धोखे में बेवकूफ़ बनाया हुआ है अवाम कौन, मतलब हम तो उनमें से हैं जो आवे आवे के नारे मारते लगाते तो नारे लगाते लगाते हम इनके लिए लड़ते भी रहते हैं, अवाम इनके लिए मारे भी खाते हैं, अवाम इनके लिए पता नहीं क्या क्या, हाथ उनके कुछ नहीं। हाँ, नहीं बस करनी कंट्रोल उन्होंने ही करना है, चलाना मुल्क उन्हीं कबीलों ने है, और वही इसकी असम्बली बनते हैं, वही कबीले जो अब ये मुल्क जो था ना, इसीलिए तो हमला आवर जो आते थे ना, सिकंदर आजम भी रुक गया उधर, सिकंदर आजम कि भाई मैं किसी एक फौज से लड़ूं, ये क्या कबीलों से लड़ता फिरूं। तो वो भी मतलब घबरा, ये कबीले ही हैं, ये अपना बस इसी तरह ही चलता रहना है। यानी बुनियादी तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये कन्फेडरल सेटअप का एक खिता है। हाँ हाँ, ये है ही, मैंने कहा ना, वही कबीले यहाँ हुक्मरान होंगे, वही लोगों का इस्तेहसाल करेंगे, उसी तरह वो मतलब मुलाजमीन के सलूक करेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, जितनी मर्जी आप पॉलिटिकल सिस्टम ले आए, नो, देयर इज़ नो चेंज। उन्हीं के बच्चे आएंगे, उनकी डेवलपमेंट ही ऐसी होती कि हमने वी हैव टू ट्रीट दीज पीपल, इनको बांध के रखना है।